पिछले कुछ सालों की अपनी सारी सेविंग्स मैंने अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलाकर लॉटरी टिकट्स खरीदने में लगा दी। हमारी 50 लाख की लॉटरी लग गई, लेकिन जिस रात विनिंग नंबर्स अनाउंस हुए, मेरे बचपन के दोस्त ने मेरी तरफ सिर्फ 4 युआन फेंक दिए। जमीन पर पड़े उन चंद युआन को मैंने बिना कुछ कहे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा मैं बेवकूफ हूँ, उसे लगा मैं रोऊंगा और उससे अपना हिस्सा मांगूंगा, उसे लगा मैं हमेशा की तरह उसका गरीब भाई, उसका बैकअप बना रहूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि पेमेंट करते समय मैंने चुपके से 50 लॉटरी टिकट्स और खरीद लिए थे और उन्हीं से मैंने पूरे 20 करोड़ युआन जीत लिए। सिर्फ 3 मिनट पहले इसी लॉटरी स्टेशन पर वही नंबर्स थे जिन्हें वह फटे हुए अखबार पर पेन से 3 घंटे तक बैठकर कैलकुलेट करता रहा था। पेमेंट करते समय उसने कहा कि उसके वीचैट की लिमिट पूरी हो गई है, इसलिए मैंने उसका क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी। उस वक्त मैंने मुस्कुरा कर कहा था, अगर लॉटरी लग गई तो 50-50 बांटेंगे। उसने हंसते हुए कहा, बकवास मत कर, अच्छे भाई अच्छी किस्मत हमेशा साथ बांटते हैं। लेकिन अब नंबर्स निकल चुके थे, 6 रेड बॉल्स और एक ब्लू बॉल, बिल्कुल वही जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। फर्स्ट प्राइज 50 लाख का था, लेकिन उसका कहना था कि पूरे 50 लाख में से मुझे सिर्फ 4 युआन मिलेंगे और बाकी 49,99,996 युआन वह खुद रखेगा। 49,99,996 युआन, उसके हिसाब से यही था अच्छी किस्मत साथ बांटना। मैं मुस्कुराया और काउंटर की तरफ गया। जमीन पर पड़े चारों सिक्के एक एक करके उठाए। शायद वू शोंग ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। अरे गुलांग, इतना मत सोच, किस्मत मेरी थी और दिमाग भी मेरा था। अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। ये 4 युआन रखो और जाकर कोक की एक बोतल खरीद लेना। इसे एक सबक समझना ताकि आगे से हवा में महल बनाना बंद कर दो। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। उसने सिर्फ मेरा हक नहीं निगला था, बल्कि नैतिकता का मुखौटा पहनकर मुझे नीचा भी दिखा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं मुड़ा और लॉटरी स्टेशन से बाहर निकल गया। मैंने न उससे बहस की, न कोई हंगामा किया। इसकी वजह न तो मेरी दरियादिली थी और न ही मेरी कमजोरी, बल्कि इसलिए क्योंकि सेल्स बंद होने से आखिरी 30 सेकंड पहले जब वू शोंग भीड़ को धक्का देकर सबसे आगे जगह बनाने में लगा हुआ था। लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट देखते हुए जैसे ही वू शोंग आगे घुसा, मेरी नजर उसी नंबर कॉम्बिनेशन पर टिक गई। अचानक मेरे मन में एक बेहद तेज इंट्यूशन जाग उठा। मैं काउंटर के पास ही रुका रहा, जेब से 100 युआन का नोट निकाला और कांच पर रख दिया। वू शोंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पेमेंट करते समय मैंने चुपके से 50 लॉटरी टिकट्स और खरीद लिए थे और उन्हीं से मैंने पूरे 20 करोड़ युआन जीत ली। इस वक्त वह लॉटरी टिकट मेरी अंडरवियर की जेब में सुरक्षित रखा हुआ था। कपड़े के पार भी मैं उसकी हल्की सी रगड़ महसूस कर सकता था। वह एहसास था पूरे 25 करोड़ युआन के वजन का। तभी मेरा फोन बज उठा। किराया देना है, जल्दी पैसे नहीं दिए तो मकान मालिक हमें बाहर निकाल देगा। मैं और वू शोंग 40 वर्ग मीटर से भी छोटे तंग से पुराने अपार्टमेंट में साथ रहते थे। हर महीने हम दोनों 800 से 800 युआन किराया देते थे। मैंने मुड़कर लॉटरी शॉप की तरफ देखा। गंदे कांच के दरवाजे के पार वू शोंग अभी भी अंदर खड़ा था। उसके चारों ओर लोग और दूसरे लॉटरी प्लेयर्स उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। उसे लग रहा था कि उसने अपनी किस्मत दोबारा लिख दी है। उसे लग रहा था कि वह समाज की एक ऊंची क्लास में पहुंच गया है। मैंने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें सच में लगा मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें लगा कि टैक्स कटने के बाद बचने वाले कुछ लाखों के लिए मैं तुमसे दुश्मनी मोल लूंगा या फिर कोर्ट जाकर सिर्फ इन 50 लाखों के लिए लड़ाई करूंगा और उन्हें धीरे धीरे खर्च करूंगा? जब तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि स्वर्ग और नरक के बीच का असली फर्क क्या होता है। मैं उस घुटन भरे किराए के कमरे में वापस नहीं गया। मुझे डर था कि अगर वापस गया तो वू शोंग का घमंड से भरा चेहरा देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाऊंगा। मैंने एक बजट होटल ढूंढा, 100 युआन में एक स्टैंडर्ड रूम बुक किया। उस रात मैं थोड़ा सख्त बिस्तर पर लेटा छत को खुली आंखों से घूरता रहा। मेरी जेब में रखा लॉटरी टिकट मेरी छाती को ऐसे जला रहा था जैसे कोई लाल गर्म लोहे का टुकड़ा हो। मैंने टैक्स कटने के बाद मिलने वाली रकम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मुझे सब पहले से याद था। 25 करोड़ युआन पर 20% एक्सीडेंटल इनकम टैक्स कटने के बाद 5 करोड़ युआन टैक्स में चले जाते और मेरे हाथ में पूरे 20 करोड़ युआन आते। इतनी बड़ी रकम जिसे कोई आम इंसान बंदर के साल से लेकर घोड़े के महीने तक भी मेहनत करके कभी नहीं कमा सकता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैंने मास्क और बेसबॉल कैप पहन ली, एक टैक्सी रोकी और सीधे हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। क्योंकि मेरी प्राइज मनी शहर के लॉटरी सेंटर की पेमेंट लिमिट से कहीं ज्यादा थी, इसलिए मुझे प्रोविंशियल वेलफेयर लॉटरी सेंटर जाना पड़ा। पूरे रास्ते मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करता रहा। सारे मैसेजेस वू चोंग के वी चैट से आ रहे थे। इतने कंजूस मत बनो, पड़ोस वाला कैप्टन तुम्हें सैक्सियन ग्रैंड रेस्टोरेंट में शानदार डिनर खिलाने बुला रहा है। ओह हाँ, तुम्हारी वो बेकार किताब किसी बूढ़े के सुअर से भी ज्यादा बेकार है। जिस कबाड़ की तुम बात करते थे उसे मेरी तरफ से फेंक देना। अब मैं अमीर आदमी हूँ। वैसे भी अब मैं किसी डॉग हाउस में नहीं रहता। उसकी हर एक लाइन अचानक मिली दौलत के घमंड से भरी हुई थी। हर शब्द में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश और खुद को मुझसे ऊपर साबित करने की भावना साफ दिखाई दे रही थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने सीधे चैट को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। 2 घंटे बाद मैं प्रोविंशियल वेलफेयर लॉटरी सेंटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे बड़े सम्मान के साथ एक शानदार रिसेप्शन रूम में ले जाया गया। स्टाफ का जिम्मेदार व्यक्ति गोल्ड रिम ग्लासेस पहने हुए एक सज्जन था। उसका सम्मान भरा व्यवहार मुझे लगभग असहज कर रहा था। मिस्टर हु, कृपया अपना विनिंग टिकट और आईडी प्रस्तुत कीजिए। मैंने सावधानी से अपनी अंदरूनी जेब से लॉटरी टिकट निकाला और उसे सौंप दिया।
डायरेक्टर ने दोनों हाथों से टिकट लिया और उसे टिकट स्कैनर पर रखा। मशीन से एक साफ सी बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर नंबर्स की लंबी सीरीज दिखाई देने लगी। मिस्टर हु, आपके पास फर्स्ट प्राइज जीतने वाले कुल 50 टिकट्स हैं। कुल प्राइज मनी 20 करोड़ युआन है। कैश पे आउट भी पूरे 20 करोड़ युआन का होगा। क्या हम अब पेपर वर्क शुरू करें? मेरा शांत चेहरा देखकर डायरेक्टर और भी ज्यादा हैरान रह गया। उसने शायद अनगिनत ऐसे विनर्स देखे थे जो खुशी से रो पड़े हों या उत्साह में बेहोश हो गए हों, लेकिन उसने शायद पहली बार किसी ऐसे नौजवान को देखा था जो 20 करोड़ युआन जैसी दौलत जीतने के बाद भी बिल्कुल शांत बैठा था। बिल्कुल, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। पूरी प्रोसेस में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैंने अपना फोन खोला। सोशल मीडिया फीड पहले ही वूचोंग की पोस्ट से भर चुकी थी। पहली पोस्ट एक बैंक ट्रांसफर रिसीट की थी जिसे अच्छी तरह पिक्सेलेट किया गया था। कैप्शन में लिखा था 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार, ऊपर वाला सब देखता है। 5वीं पोस्ट में उसने लिखा था आखिरकार मेरी किस्मत भी चमक गई। दूसरी पोस्ट में उसकी एक फोटो थी जिसमें वह अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने सुपरवाइजर की डेस्क पर पटक रहा था। कैप्शन में लिखा था भाड़ में जाए अटेंडेंस, भाड़ में जाए ओवर टाइम, आज से मुझे किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं। तीसरी पोस्ट मेरी थी। उस फोटो में मैं अपने किराए के कमरे की बालकनी में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। मेरी पीठ काफी बेबस और दयनीय लग रही थी। कैप्शन में लिखा था कुछ लोग पैदा ही गरीब होते हैं, 4 युआन के लिए भी मोल भाव करते हैं। ऐसे लोग पूरी जिंदगी इंस्टेंट नूडल्स ही खाने के लायक होते हैं। इस वी चैट मोमेंट्स पोस्ट में उसने जानबूझकर किसी को भी ब्लॉक नहीं किया था। उसकी इस पब्लिक पोस्ट को देखकर, जिसे उसने अपनी शान दिखाने और मुझे नीचा दिखाने के लिए सबके सामने डाला था, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मिस्टर हु, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक जोकर को नाचते हुए देख लिया। मैंने पेन उठाया और मोटे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर अपना नाम एक एक स्ट्रोक करके लिख दिया। 10 मिनट बाद मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने अपने बैंक बैलेंस में दिखाई दे रही लंबी नंबर सीरीज पर नजर डाली, फिर बिना कोई रिएक्शन दिए फोन वापस जेब में रख लिया। बाहर की धूप बेहद चमकदार थी। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। लॉटरी सेंटर से निकलने के बाद मैं उस जर्जर शहर में वापस नहीं गया। सीधे प्रोविंशियल कैपिटल के सबसे व्यस्त सी बीडी सेंटर में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रेसिडेंशियल सूट को लॉन्ग टर्म लीज पर ले लिया। रूम रेंट था 8,800 युआन प्रतिदिन। कार्ड स्वाइप करते समय मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। मैंने आराम से हॉट शॉवर लिया और एक हाई एंड कस्टम सूट पहन लिया। नीचे लग्जरी स्टोर से कुछ सामान भी यूं ही खरीद लिया। फिर विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा होकर नीचे फैले पूरे शहर को देखने लगा। मेरे दिल की गहराइयों से एक एहसास उठ रहा था, सब कुछ अपने कंट्रोल में होने का एहसास। यही होती है कैपिटल की असली ताकत। अगले पूरे हफ्ते मैंने वूशोंग से बदला लेने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसे कम सोच वाले नुवो रिच लोगों से कैसे निपटना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही था कि पहले उसे पूरी तरह फूलने दो, इतना कि उसका घमंड अपनी सीमा पर पहुंच जाए, फिर एक ही लात में उसे सीधे खाई में धकेल दो। मैंने हेड हंटिंग वेबसाइट्स पर हाई पेइंग जॉब्स की वैकेंसी डालनी शुरू कर दी। मेरा प्रेसिडेंशियल सूट कुछ दिनों के लिए टेम्पररी इंटरव्यू रूम बन गया। मैं एक टॉप टियर बिजनेस टीम तैयार करना चाहता था ताकि भविष्य में अपने कैपिटल का इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा कर सकूं। और इसी एक हफ्ते के दौरान वूशोंग की पागलपन भरी हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी की गरीबी और सारी तकलीफें इन कुछ दिनों में ही निकाल देना चाहता हो। हर दिन मेरे फोन पर उसके डींग मारने वाले मैसेजेस आते रहते। मंगलवार को उसने स्टीयरिंग व्हील की फोटो भेजी, गोल्डन क्रेस्ट लोगो, पोर्शे पनामेरा, देख रहे हो? हुलंग ऑन रोड प्राइस पूरे 18 लाख युआन, असली लेदर सीट्स की खुशबू है ये। शायद अपनी पूरी जिंदगी में तुम कभी इसे सूंघ भी नहीं पाओगे। अगर पहले पता होता कि तुम इतने दयनीय हो तो उस दिन तुम्हें कुछ 100 युआन और दे देता। गुरुवार को उसने अपनी कलाई की क्लोजअप फोटो भेजी। उसकी कलाई पर ग्रीन वाटर घोस्ट रोलेक्स चमक रही थी। उसके बगल में लाल नेल पॉलिश लगी एक लड़की का हाथ भी था। ग्रीन वाटर घोस्ट 1,80,000 युआन। ये लड़की भी छोटी मोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी है। पहले तो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी, अब हर दिन मुझसे चिपकी रहती है और मुझे ब्रदर जोंग कहकर बुलाती है। हाँ, पैसा सच में कमाल की चीज है। अफसोस, ऐसी दौलत और किस्मत किसी के जोर लगाने से नहीं मिलती। उसके ये सारे मैसेजेस सस्ती सोच और नए नए अमीर बने इंसान वाले घमंड से भरे हुए थे। उन्हें पढ़कर मुझे तो बोरियत होने लगी। टैक्स कटने के बाद उसके पास करीब 40 लाख युआन बचे थे। 18 लाख की कार, 1,80,000 की वॉच और ऊपर से बाकी बेहिसाब खर्च। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी असली पूंजी आधी रह गई थी। उसे लग रहा था कि वह सोशल क्लास बदल चुका है और अब दूसरों से ऊपर उठ चुका है, लेकिन असली अमीर लोगों की नजर में वह सिर्फ एक ऐसा नुवो रीच था जिसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं थी। ऐसा नया अमीर जो सिर्फ ऐसे उड़ाना जानता हो, उससे बेहतर कैपिटल लीक कोई नहीं होता। मिस्टर हु, कृपया इस बिजनेस एक्विजिशन प्लान पर नजर डालिए, सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए। आपके निर्देश के अनुसार हमने शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित सिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट की पूरी एसेट एक्विजिशन की तैयारी कर ली है। डेवलपर की कैपिटल चेन टूट चुकी है और वह बेचने के लिए बेहद बेचैन है। अगर पूरी प्रॉपर्टी एक साथ खरीदते हैं तो पैकेज प्राइस लगभग 8 करोड़ युआन पड़ेगी। मैंने प्लान खोला। मेरी नजर उन शॉप्स की कुछ फोटोज पर टिक गई। यह इस प्रीफेक्चर लेवल सिटी की सबसे व्यस्त और सबसे प्राइम लोकेशन है। ठीक है, उनसे बार्गेन करने की जरूरत नहीं। डेवलपर से कहो मैं पूरे 9 करोड़ युआन दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि 3 दिनों के अंदर सारे ट्रांसफर प्रोसीजर्स पूरे हो जाने चाहिए। समझ गया मिस्टर हु, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ और वह शॉप मेरे लिए रिजर्व रखना।
मेरी परमिशन के बिना उसे किसी को रेंट पर मत देना। जी मिस्टर हूँ। चेन जिंगहांग बाहर चला गया। विशाल प्रेसिडेंशियल स्वीट में फिर से सिर्फ मैं अकेला रह गया। तभी मेरे फोन की स्क्रीन फिर से जगमगा उठी। इस बार भी वी चैट पर वूशोंग का मैसेज था। इस बार उसने पूरे गांव और अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में इनविटेशन भेजा था। इस शनिवार रात 8 बजे मेरी नई कार की खुशी में पार्टी रखी है, आप सब जरूर आइए। आज रात का पूरा खर्च मेरी तरफ से होगा। इसके तुरंत बाद उसने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा। हुलांग, ग्रुप में सबको इनवाइट कर दिया है, तुम भी आकर मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। तुम्हें हमेशा इंस्टेंट नूडल्स खाते देखकर बुरा लगता है, शर्म मत करना। इसे दुनिया देखने का एक मौका समझ लेना। उसके हर शब्द में मेरे सामने अपनी दौलत का दिखावा करने की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिससे अपनी तुलना करके वह खुद को बड़ा साबित कर सके। अगर मैं, उसका पुराना रूममेट और हमेशा उसके पीछे घूमने वाला साथी वहाँ नहीं होता तो वह अपनी महानता किसके सामने दिखाता? नहीं, अगर उसका वही पुराना रूममेट जो हमेशा उसके सामने झुका रहता था मौजूद ही नहीं होगा तो उसकी शान कैसे दिखाई देगी? मैंने फोन की तरफ देखा। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। जब तुम्हें इतना ही शो करना है तो मैं भी आकर तुम्हारी परफॉर्मेंस का मजा ले लेता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पब्लिक एक्सपोजर किसे कहते हैं। शनिवार रात ठीक 8 बजे मैं एम्परर हॉल के प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। विशाल क्रिस्टल शैंडलियर के नीचे 20 लोगों के बैठने वाला बड़ा गोल डाइनिंग टेबल सजा हुआ था। वहाँ हमारे गांव के वही लोग बैठे थे जो आमतौर पर फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। मेन टेबल के बिल्कुल बीचों बीच वू चोंग बैठा था, जैसे पूरी महफिल का केंद्र वही हो। उसके साथ कसकर चिपकी बैठी थी सोशल मीडिया वाली वही गोल्ड डिगर लड़की लियू रोयान। अरे वाह, जिसकी बात करो वही हाजिर। देखो तो सही, हमारे महान हुलंग भी आ गए। सब लोग देखो, यही वो महान भाई हैं जो 4 युआन लगाकर मुझसे 25 लाख युआन लेने का सपना देख रहे थे। हुलंग, आज ये सूट कहाँ से रेंट पर लिया? तुम पर अच्छा लग रहा है। 200 युआन प्रतिदिन वाला होगा, है ना? इतना सुनते ही पूरा प्राइवेट रूम ठहाकों से गूंज उठा। वहाँ बैठे ज्यादातर गांव वाले पहले खुद भी गरीब थे, लेकिन अब वूशोंग के नए अमीर वाले ठाठ देखकर बिना सोचे समझे सब उसी का पक्ष लेने लगे। जो तुमने किया वो सच में गलत था। नंबर्स तो ब्रदर जोंग ने कैलकुलेट किए थे, फिर तुम्हारा पैसे पर कोई हक्का कैसे बनता है? आज ब्रदर जोंग हम सबको ट्रीट दे रहे हैं। सिर्फ इस डिनर का बिल ही 10,000 युआन से ज्यादा है। जल्दी ब्रदर शोंग को ड्रिंक डालो और उनसे माफी मांगो। मैं आज ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही वो शोंग का चेहरा बदल गया। मेरी शांत लेकिन दृढ़ आवाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा, इतना एटीट्यूड है? सबसे महंगे डिशेज लेकर आओ। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, किंग क्रैब, शार्क फिन, एबलोन, सब कुछ लेकर आओ। आज हमारे इस गरीब भाई को भी असली दुनिया दिखा देते हैं। कुछ ही देर में एक के बाद एक सारे डिशेस टेबल पर सजने लगे। डिनर टेबल पर वूशोंग पूरे जोश में अपनी गोल्ड प्लेटेड पोर्शे की शेखी बघार रहा था और बता रहा था कि पिछली रात उसने नाइट क्लब में एक ही रात में 30,000 युआन उड़ा दिए। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर ईर्ष्या से भर गए। एक एक करके सभी ने अपने ग्लास उठाए और उसे टोस्ट करने लगे। हर कोई बेहद अपनापन दिखाते हुए उसे ब्रोदर शोंग कहकर बुला रहा था। कुछ राउंड ड्रिंक्स के बाद वूशोंग का घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने लियू रोयान की कमर में हाथ डाला और झूमता हुआ मेरे पास आ गया। कैसा लग रहा है ये प्रीमियम एबलोने? जब तुम इंस्टेंट नूडल्स खाते थे तब तो इसका सपना भी नहीं देखा होगा, है ना? मैंने शांति से जवाब दिया, ठीक ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में टॉप टियर स्पेशल डिशेस खा रहा हूँ। उनके मुकाबले इसकी कुकिंग थोड़ी कमजोर है। ये डिश तो रबर चबाने जैसी लग रही है। ड्रामा करना बंद करो हुलंग, आज सबके सामने कह रहा हूँ, इस वक्त मुझे सबसे कम जिस चीज की कमी है वो है पैसा। पूरी जिंदगी में तुम मेरी कार का एक टायर भी नहीं खरीद पाओगे। चलो, एक ही गांव के हो इसलिए तुम्हें एक अच्छा मौका देता हूँ। ये पैसे रखो, कल से अपनी बेकार जॉब छोड़ देना और मेरा फुल टाइम ड्राइवर बन जाना। पहले तो तुम शिकायत करते थे कि मेरे पैरों से बदबू आती है और मेरे सॉक्स भी नहीं धोते थे। अब सिर्फ कार नहीं चलाओगे, हर दिन मेरे लेदर शूज भी चमकाओगे। ये 20,000 युआन इस महीने की तुम्हारी सैलरी है। क्या कहते हो? हाँ 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 हाँ, ब्रदर श्योंग, आप तो इस पर बहुत मेहरबान है। इतने निकम्मे ड्राइवर को भी 20,000 युआन की सैलरी? हमारे गाँव के बाकी लोग मुझे बेहद अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोग 20,000 युआन की सैलरी से जल रहे थे, कुछ लोग बस मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर में 20,000 युआन इतनी बड़ी रकम थी कि कोई भी गरीब इंसान अपनी पूरी इज्जत बेच दे। मैंने चुपचाप टेबल पर रखे उन 20,000 युआन की तरफ देखा। तभी अचानक मेरे दिमाग में अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चमक उठा। 20 करोड़ युआन और 42 युआन। ये 20,000 युआन तो मेरे अकाउंट पर एक दिन में मिलने वाले इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं थे। मेरे चेहरे पर बेहद सच्ची और चमकदार मुस्कान आ गई। मैंने अपनी लंबी उंगलियां में बढ़ाई और उन 20,000 युआन पर हाथ रख दिया। वो क्यों मुझे उम्मीद और घमंड भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन मैंने वो पैसे उसकी तरफ वापस सरका दिए। ब्रदर श्योंग, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मैं सच में भावुक हो गया, लेकिन मुझे लग्जरी कार्स चलाने की आदत नहीं है। ये पैसे आप ही रखिए। भाभी के लिए थोड़ा अच्छा परफ्यूम खरीद दीजिए। ये सस्ता परफ्यूम मेरे सिर में दर्द कर रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका फ्यूचर हर साल और भी चमके, हर साल। इतना कहकर उस दिन का मेरा काम पूरा हो गया। मैं आराम से मुड़ा और बिना किसी जल्दबाजी के प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। भारी दरवाजा खोलकर होटल के सुनहरे और शानदार कॉरिडोर में आ गया। पीछे से वूशोंग की गुस्से से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जिनके साथ वाइन ग्लास टूटने की आवाजें भी आ रही थीं। मैं
होटल से बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी। मुझे लगा जैसे आज हवा पहले से कहीं ज्यादा ताजा हो। असली खेल की शुरुआत अब हो चुकी थी। जितना मन करे जश्न मना लो वुशोंग, क्योंकि तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है। 3 महीने बाद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट। मैं रेड सैंडलवुड की बनी विशाल डेस्क के पीछे बैठा था और चेन जिंगहांग की रिपोर्ट सुन रहा था। मिस्टर हु, ये वुशोंग की हाल की स्थिति है जिस पर आपने मुझे नजर रखने को कहा था। सच कहूँ तो वुशोंग बिल्कुल टेक्स्ट बुक नुवो रीच निकला। उसने खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी लिखी है। 3 महीने पहले टैक्स कटने के बाद उसे 40 लाख युआन मिले। उसने फुल पेमेंट करके कार खरीद ली, 1,80,000 की वॉच खरीदी, लग्जरी गुड्स पर करीब 4 लाख युआन और उड़ा दिए। उसके बाद भी वह हर एंटरटेनमेंट वेन्यू में खुद को बड़ा आदमी दिखाता फिर रहा है। रोजाना उसके खर्चे 10,000 युआन है। इतना ही नहीं, वुशोंग अपने गाँव वालों के सामने भी बड़ी शान दिखाता है। हर किसी को पैसे उधार देता फिर रहा है, लेकिन जिन तथा कथित भाइयों को उसने पैसे दिए उनका लौटाने का कोई इरादा ही नहीं है। बैंक के इंटरनल स्टाफ से मिली इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस वक्त उसके अकाउंट में 15 लाख युआन से भी कम बचे हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लग्जरी की आदत पड़ जाए तो फिर साधारण जिंदगी जीना मुश्किल होता है। अब क्या वो घबराने लगा है? जी बहुत ज्यादा। अभी भी स्पोर्ट्स कार चलाता है, साथ में जवान लड़कियां रहती हैं। उसके हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही 1 लाख युआन से ऊपर हैं। इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले स्प्रिंग तक भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए इन दिनों वह बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब है। वह चाहता है कि पैसा और पैसा बनाए ताकि बड़े बॉस वाली अपनी इमेज बनाए रख सके। क्या बिजनेस करना चाहता है? रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उसकी नजर छेंगडोंग सिनहुई स्मिसन कमर्शियल स्ट्रीट में मौजूद 3 मंजिला कनेक्टेड कमर्शियल स्पेस पर है। उसे लगता है कि हाई एंड डाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट है। वह वहाँ एक बेहद लग्जरी टॉप टियर सी फूड रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहा है। प्राइवेट रेस्टोरेंट। चेन जिंगहंग हल्का मुस्कुराया। संयोग से वही शॉप है जिसे आपने 3 महीने पहले किसी भी कीमत पर खाली करवाने का आदेश दिया था। मैंने पूछा, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? अभी नहीं। हमारी कंपनी द्वारा पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की एक्विजिशन आज दोपहर सभी लीगल प्रोसीजर्स के साथ पूरी हो चुकी है। मैंने सिर हिलाया। प्रॉपर्टी मैनेजर को याद से बता देना, इन्वेस्टमेंट कैपिटल के पीछे असली बॉस कौन है। इस बात का किसी भी हालत में खुलासा नहीं होना चाहिए। समझ गया मिस्टर हूँ। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक हाई एंड कॉफी शॉप में वुशोंग कैलकुलेटर लेकर पसीना बहाते हुए हिसाब लगा रहा था। उसके सामने बैठी लियू रुयान अपने नए मैनिक्योर से खेलते हुए झुंझला रही थी। ब्रदर शोंग, क्या ये सच में हो पाएगा? सिर्फ इस शॉप का सालाना रेंट ही 8 लाख युआन है, ऊपर से डिपॉजिट और 3 महीने का एडवांस रेंट। सिर्फ शॉप लेने में ही 10 लाख युआन से ज्यादा लग जाएंगे। तुम क्या जानो, औरतों की सोच हमेशा छोटी होती है। वुशोंग ने छिड़कर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सच तो यही था कि उसके अकाउंट में अब 15 लाख युआन से भी कम बचे थे। अगर उसने शॉप का रेंट दे दिया तो अच्छी क्वालिटी की टाइल्स खरीदने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिछली रात ही उसने गांव के ग्रुप चैट में बड़े बड़े रेड एनवेलप्स भेजकर पूरे ऐलान के साथ कहा था कि वह हाई एंड कैटरिंग इंडस्ट्री में उतर रहा है और शहर का सबसे शानदार सी फूड रेस्टोरेंट खोलने वाला है। ग्रुप के सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई उसे स्मार्ट जोंग कहकर बुला रहा था। अगर अब वह पीछे हट जाता तो उसका नाजुक घमंड उसके लिए मौत से भी बदतर होता। ये लोकेशन पूरे शहर की सबसे बेहतरीन जगह है। एक बार रेस्टोरेंट खुल गया तो रोज की इनकम लाखों में होगी। 1 महीने में पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बस डेकोरेशन पूरी तरह लग्जरी होना चाहिए। रेनोवेशन टीम बुलाओ, हर चीज जितनी हो सके उतनी आलीशान बनाओ। सारे पिलर्स पर गोल्डन पेंट करो, गोल्डन लाइट्स लगाओ और सबसे बड़े क्रिस्टल शैंडेलियर्स इस्तेमाल करो। ध्यान रखना, जो भी अंदर आए उसे पहले ही पल महसूस हो जाना चाहिए कि मैं कितना अमीर हूँ। वुशोंग की इस बेतहाशा दिखावे वाली हालत देखकर लियू रुयन ने बस आंखें घुमा ली। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वुशोंग बैंक कार्ड हाथ में लिए और चेहरे पर घमंड लिए शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने शॉप लीज अग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। बिना एक पल रुके पिंग की आवाज के साथ 10 लाख युआन से ज्यादा की रकम सीधे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। कार्ड में बचे सिर्फ 3 लाख युआन का बैलेंस देखकर उसके मन में हल्की सी बेचैनी हुई। लेकिन जब वह प्रॉपर्टी ऑफिस से बाहर निकला और उस विशाल शॉप को देखा जो अब उसका हो चुका था, ग्लास डोर में पोर्श चलाते हुए अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे लगा कि यह सब पूरी तरह वाजिब था। लेकिन उसे क्या पता था, उसके सिर के ऊपर लगे सर्वेलेंस कैमरा के पीछे मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा रेड वाइन पीते हुए उसकी खुद अपनी कब्र खोदने की पूरी प्रक्रिया देख रहा था। वुशोंग अपनी इमेज को लेकर बेहद जुनूनी था और उसकी पसंद बेहद घटिया थी। उसका प्राइवेट सी फूड रेस्टोरेंट जुनशंग सी फूड पवेलियन जोर शोर से रेनोवेशन के दौर से गुजर रहा था, जिसे वह रॉयल लग्जरी कहता था। उसे हासिल करने के लिए उसने सिर्फ लॉर्ड बेयरिंग वॉल्स के बाहर लगे सभी पिलर्स को सस्ते गोल्डन रिफ्लेक्टिव पैनल से नहीं ढका, बल्कि ऑनलाइन से दर्जनों बड़े बड़े सस्ते क्रिस्टल लाइट्स भी मंगवा ली। प्लास्टिक शैंडलियर्स। उसने पूरे फर्स्ट फ्लोर लॉबी को 80 के दशक के किसी नए अमीर के बाथ हाउस जैसा बना दिया। लेकिन बिना किसी मजबूत फाउंडेशन के इस तरह बेतहाशा पैसा उड़ाने का नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया। आखिरी 3 लाख युआन की पेमेंट महंगे बिल्डिंग मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट और तरह तरह के खर्चों के सामने पलक झपकते ही खत्म हो गई। रेनोवेशन टीम को प्रोग्रेस पेमेंट नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत काम बंद कर दिया और मेन डोर पर ताला लगा दिया। वुशोंग पूरी तरह घबरा गया। ग्रैंड
ओपनिंग में सिर्फ आधा महीना बचा था। उसके पास शेल्फ्स रखने, टेबल्स चेयर्स खरीदने, इन्वेंटरी भरने, यहाँ तक कि सी फूड खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसने उन पुराने जान पहचान वालों से पैसे उधार मांगने का सोचा जिन्हें वह हमेशा अपना भाई कहता था। लेकिन जब उसने उन्हें कॉल किया, किसी ने कहा कि घर बनवा रहा है, किसी ने कहा कि उसकी वाइफ पैसे नहीं देने देगी, किसी ने उसे एक पैसा तक उधार नहीं दिया, तभी उसे पहली बार समझ आया कि उसके आसपास मौजूद लोग सिर्फ उसके पैसे से प्यार करते थे, उसके व्यक्तित्व से नहीं। जब वू शोंग पूरी तरह बेबस हो चुका था और यहाँ तक कि लोन शार्क से लोन लेने का सोचने लगा, तभी लियू रुयान ने उसे एक शानदार आइडिया दिया। ब्रदर शोंग, आप भी कितने बेवकूफ हैं। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये कार आपने कैश देकर खरीदी है ना, और हाउस भी है। इन्हें बैंक में मॉर्टगेज रखकर लोन क्यों नहीं ले लेते? रेगुलर बैंक्स का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। आपकी एसेट्स के हिसाब से आराम से 30 से 50 लाख युआन तक का लोन मिल जाएगा। रेस्टोरेंट खुलने के बाद बिजनेस चल पड़ा तो 1-2 महीने में पूरा लोन चुका देंगे। इसे कहते हैं बैंक के पैसे से अपना प्रॉफिट कमाना। लियू रुयान की बात सुनते ही वू शोंग की आंखें चमक उठी। इतना शानदार आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? उसने अपने माता पिता को शहर लाकर आराम की जिंदगी देने वाली सारी बातें भी खुद को सही साबित करने का बहाना बना ली। एक हफ्ते बाद वू शोंग लोकल कमर्शियल बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में बैठा था। उसने बिना झिझक मोटे मॉर्गेज लोन कॉन्ट्रैक्ट पर अपना लाल थंबप्रिंट लगा दिया। उसकी पोश पानामेरा और गांव वाला हाउस दोनों मॉर्गेज रखे गए। अप्रेजल के बाद बैंक ने उसे पूरे 30 लाख युआन का लोन मंजूर कर दिया। जैसे ही फोन पर 30 लाख युआन आने का SMS आया, वू शोंग की कमर फिर से सीधी हो गई। उसने न सिर्फ रिनोवेशन का बाकी पेमेंट कर दिया, बल्कि ऑनलाइन बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दी। दर्जनों कम कपड़े पहनी हुई होस्टेसेस हायर की और दावा किया कि वह पूरे शहर का सबसे प्रीमियम सी फूड फीस्ट पेश करेगा। इतना ही नहीं, उसने बड़े घमंड से मुझे भी मैसेज भेजा। उलांग, कल दोपहर 12 बजे चेंगडोंग न्यू कन्वेंशन कमर्शियल स्ट्रीट, मेरे VIP सी फूड पवेलियन की ग्रैंड ओपनिंग है। ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, आकर देख जाना। तुम्हारे लिए शार्क फिन सूप का एक बाउल फ्री रहेगा, उससे कुल्ला कर लेना। उसका मैसेज पढ़ते समय मैं रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा बाओफू रियल एस्टेट हेडक्वार्टर्स जा रहा था। कार आराम से बाओफू टावर के एंट्रेंस पर आकर रुक गई। चेन जिंग हांग और दर्जन भर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पहले से ही रेड कारपेट के दोनों ओर सम्मान के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। मिस्टर हूँ, न्यू कन्वेंशन कमर्शियल स्ट्रीट की सारी ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसीजर्स पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हैं। इस पल से उस स्ट्रीट का हर पेड़ पौधा, हर ईंट, हर टाइल कानूनी रूप से आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बाओफू कमर्शियल रियल एस्टेट, मैंने पूछा। जो कमर्शियल स्पेस हमने वूचोंग के ठीक सामने तैयार करवाया था, उसका क्या हाल है? सब कुछ तैयार है मिस्टर हूँ। वह टॉप टियर डबल स्टोरी स्टोर फ्रंट है। उसका एरिया वूचोंग की शॉप से 3 गुना बड़ा है। इंटीरियर डेकोरेशन इंटरनेशनल से टॉप डिजाइन टीम ने पूरी रात काम करके तैयार किया है। लो की लग्जरी, हर मटेरियल सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। मिशेलिन 3 स्टार शेफ अपनी पूरी टीम के साथ पहले ही पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड जायंट लॉबस्टर्स, रशियन किंग क्रैब्स, जापानीज एम्परर वग्यू, सब कुछ तैयार है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल दोपहर ठीक 12 बजे जिस समय वू शोंग ओपनिंग करेगा, उसी समय हमारा सडन वेल्थ फीस्ट भी शुरू होगा। हमें किसी घटिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत नहीं, सीधे पूरे हाई एंड सर्कल में न्यूज रिलीज करो। एंट्री सिर्फ मेरी बिजनेस कार्ड या एसेट्स प्रूफ दिखाने पर मिलेगी। ओपनिंग के पहले 1 महीने तक अनलिमिटेड प्रीमियम सी फूड पर पूरे 20% डिस्काउंट रहेगा। चेन जिंगहांग ने गहरी सांस ली। वू चोंग को लगता था कि मॉर्गेज से मिले 30 लाख युआन के दम पर वह हाई एंड डाइनिंग इंडस्ट्री जीत लेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्टेज पर खड़े होकर वह सबसे ज्यादा गर्व कर रहा था, उसके पैरों के नीचे की फ्लोर तक मेरी थी। कल मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि वैनिटी और लोन पर बना उसका नए अमीर वाला सपना कैसे पूरी तरह टूटता है और एब्सोल्यूट पावर के सामने कैसे धीरे धीरे धूल में मिल जाता है। 18 अगस्त, चेंगडोंग न्यू कन्वेंशन कमर्शियल स्ट्रीट के सिटिक प्लाजा में गूंजते गॉन्ग्स और ड्रम्स की आवाज पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वू चोंग ने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा था जुनचंग डिंगजुन सी फूड पवेलियन। इस दिन के लिए उसने जितना भी पैसा उधार मिल सकता था सब झोंक दिया था। एंट्रेंस के सामने 50 मीटर लंबा रेड कारपेट बिछा था। लाल चोंगसम पहनी 2 कतारों में खड़ी लंबी होस्टेसेस ठंड से कांपते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ब्रदर शोंग, आज का सेटअप तो कमाल का है। देखिए, आपने तो शहर के बड़े बड़े बॉसेस तक को बुला लिया। अरे ब्रदर शोंग की अब स्टेटस ही अलग है। आज बस ओपनिंग हिट हो जाए, फिर ये जगह पूरे शहर के पावरफुल और रिच लोगों की परमानेंट कैंटीन बन जाएगी। ग्लास डोर के पीछे खड़ा वू शोंग पहले ही अपनी जेब में नोटों की लाइन लगती हुई देख रहा था। वह अभी कस्टम मेड 88,800 युआन वाले फायर क्रैकर्स जलाने ही वाला था। तभी सिर्फ 12 मीटर चौड़ी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के ठीक सामने वह 3 मंजिला विशाल बिल्डिंग, जो पिछले आधे महीने से एक बड़े काले पर्दे से ढकी हुई थी, अचानक हलचल से भर उठी। वहाँ न तेज गॉन्ग्स थे, न भड़कीला रेड कारपेट, सिर्फ कुछ गंभीर और गरिमामय सेलिब्रेशन कैनन सल्यूट्स की आवाज गूंजी। अगले ही पल वह विशाल काला पर्दा रेशम की तरह धीरे धीरे नीचे गिर गया। वो चोंग के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसके दिल में अचानक एक बेहद अशुभ एहसास उठने लगा। सामने इतनी बड़ी शॉप आखिर कब बन गई? तभी कमर्शियल स्ट्रीट के एंट्रेंस पर लग्जरी कार्स का एक लंबा मोटरकेड आकर रुका। वहाँ खड़ी एक भी कार की कीमत 30 लाख युआन से कम नहीं थी। वे सब चुपचाप बाओफू सायन के सामने आकर रुक गईं। सूट पहने
पहने हुए असली बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें आमतौर पर सिर्फ लोकल फाइनेंशियल न्यूज में देखा जाता था, व्हाइट ग्लव्स पहने विलेट्स के स्वागत के साथ मुस्कुराते हुए उस शानदार लेकिन सादगी भरे एंट्रेंस के अंदर चले गए। वू शोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। अंदर जाने वालों में लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई बड़े लीडर्स भी थे, जिनसे मिलने के लिए उसने पहले लाखों खर्च कर दिए थे, फिर भी एक अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने वू शोंग की आखिरी मानसिक ताकत भी तोड़ दी। सामने लगे विशाल एलईडी स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन चमक उठी, बाओफू सयान, आज ट्रायल ऑपरेशन, कोई प्राइवेट रूम फी नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, ऑस्ट्रेलिया से सीधे आया फ्रेश लिव सी फूड, रशियन किंग क्रैब, जापानीज कोबी बीफ, ग्राहकों के लिए विशेष धन्यवाद ऑफर, कोई मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं, सभी प्रीमियम सी फूड पर पूरे 20% डिस्काउंट। ये 20% शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने 2 भारी हथौड़े उठाकर वू शोंग के सिर के पीछे पूरी ताकत से मार दिए हों। सी फूड केटरिंग की कॉस्ट पहले ही बेहद ज्यादा होती है, खासकर एयर फ्रेट से मंगाया गया टॉप टियर लाइव सी फूड। कॉस्ट प्राइस पर भी कोई रेस्टोरेंट सिर्फ 20% प्राइस में इसे बेच ही नहीं सकता। सामने वाला रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कर रहा था, वो सीधे सीधे पैसे जला रहा था, करोड़ों युआन नकद उठाकर आग में झोंक रहा था और उसी आग में पूरी मार्केट को भी झोंक रहा था। जो कस्टमर्स पहले वू शोंग के प्रमोशनल डिस्काउंट से आकर्षित हुए थे, सामने लगे साइन बोर्ड और पागलों जैसी डिस्काउंट देखकर एक ही पल में लहर की तरह बाओफू सयान की तरफ दौड़ पड़े। सामने का रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लग्जरी कार्स की लंबी कतार लगी थी, टैलकोट पहने वेटर्स एक पल की फुर्सत के बिना भाग दौड़ कर रहे थे। सी फूड पैविलियन के बाहर सिर्फ लाल चोंगसम पहनी 2 कतार होस्टेसेस ठंडी हवा में असहज होकर खड़ी थी। पूरे दोपहर में वू शोंग के रेस्टोरेंट के अंदर एक मक्खी तक नहीं गई और मैं फॉर्चून टावर की टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा ड्रोन से आ रही रियल टाइम सर्वेलेंस फुटेज बड़े स्क्रीन पर देख रहा था। मैंने टेबल पर रखा रेड वाइन उठाया और हल्का सा सिप लिया। ये तो वू शोंग के लिए सिर्फ पहला दिन है। आधा महीना बाद जुनचंग डिंग जुन सी फूड पवेलियन के फिश टैंक में मरी हुई मछलियां तैरने लगी थी। वू शोंग की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। सामने वाला बाओफू सयान हर दिन पूरी तरह भरा रहता था। रिजर्वेशन अगले महीने तक बुक थी। लोग सामने लाइन में घंटों इंतजार करना पसंद करते, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखते। अब हर सुबह आंख खुलते ही उसे 10,000 युआन रेंट देना पड़ता था, ऊपर से वेटर्स और किचन स्टाफ की सैलरी, यूटिलिटीज। सिर्फ आधे महीने में उसके अकाउंट की आधे से ज्यादा कैश फ्लो खत्म हो चुकी थी। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट से कॉल्स लगातार आने लगे। वे उसे याद दिला रहे थे कि अगले महीने लोन रीपेमेंट की डेट आ रही है। वू शोंग ने घबराकर पूछा, लियो रुयान, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पहले मेरी मदद कर दो। लियो रुयान हंस पड़ी, ब्रदर शोंग, मजाक कर रहे हो क्या? मेरी पॉकेट मनी से तो एक हैंडबैग भी नहीं आता, और शुरुआत में तो आपने कहा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मुझसे ही पैसे मांग रहे हो? अगर ये टूटा फूटा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो जल्दी से बंद कर दो, कम से कम अपनी पोस्ट तो बच जाएगी। बकवास बंद करो, मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। वू शोंग का घमंड उसे कभी दिवालिया होने की इजाजत नहीं देता। जब सामने से जीत नहीं पाया तो उसने गंदी चाल चलने का फैसला किया। उसी रात उसने 20,000 युआन महीना कमाने वाले हेड शेफ को ऑफिस में बुलाया और उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। तुमने मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, कल से आने की जरूरत नहीं। हेड शेफ ने गुस्से में कहा, बॉस, वो सामने वाले रेस्टोरेंट में कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और आप मुझे फार्मड श्रिम्प इस्तेमाल करने को कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर के सामने उनका टेस्ट कैसे मैच करेगा? ये सब आपने खुद किया है, मुझे दोष मत दीजिए, मेरी कुकिंग स्किल में कोई कमी नहीं। हेड शेफ के जाने के बाद वू शोंग उसी रात शहर के बाहरी इलाके में मौजूद बदबूदार होलसेल ब्लैक मार्केट पहुंच गया। सस्ता माल चाहिए है ना? ये कितने का है? दुकानदार बोला, लाइव सी फूड 100 युआन किलो, मरा हुआ सी फूड सिर्फ 10 युआन किलो। किचन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एसेंस और चिल्ली डाल देना, उसे स्पाइसी क्रैब या बॉइल्ड फिश बना देना। आम आदमी की जुबान को फर्क ही नहीं पता चलेगा। वू शोंग तुरंत बोला, ठीक है, पूरा ट्रक भर दो, और फेक लिकर भी है। हाँ, 151 बॉटल्स हैं, पैकिंग बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है, बारकोड भी स्कैन हो जाएगा, बस पीने के बाद थोड़ा हेडेक होता है। उसी रात वू शोंग घटिया क्वालिटी का सड़ा हुआ सी फूड और फेक लिकर से भरा पूरा ट्रक लेकर आया और रेस्टोरेंट के बैक डोर से चुपके से वेयरहाउस में उतरवा दिया। उसे लगा कि उसे आखिरकार डेडलॉक तोड़ने का तरीका मिल गया है। वह बेहद कम कॉस्ट पर बोन ब्रेकिंग प्राइस प्रमोशन चलाएगा, बस इंडिविजुअल कस्टमर्स आने लगे तो हर सेल में प्रॉफिट होगा। पहले बैंक का इंटरेस्ट चुका देंगे। लेकिन उसे क्या पता था, शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के सारे सर्वेलेंस कैमरास, यहाँ तक कि उसके बैक डोर वाला HD कैमरा भी सीधे मेरी CEO ऑफिस से जुड़ा हुआ था। मैं लेदर चेयर पर बैठा मॉनिटर पर उसे चोरों की तरह सड़ी हुई मछलियां और झींगे किचन में ले जाते हुए देख रहा था। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे उस पर दया भी आई और हंसी भी। सिर्फ 50 लाख युआन ने उसके दिमाग को इतना घुमा दिया कि अपनी लालच की खोदी हुई खाई भरने के लिए उसने इंसानियत की आखिरी सीमा भी छोड़ दी। मैंने डेस्क फोन उठाया, स्पीकर बटन दबाया और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन की रिपोर्टिंग हॉटलाइन पर कॉल मिला दिया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं अपने रियल नेम से रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। चेंगडोंग शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट नंबर 16 शूनशेंग सी
सी फूड पेविलियन। मुझे शक है कि यह रेस्टोरेंट बड़ी मात्रा में सड़ा गला डेड सी फूड खरीद कर बेच रहा है, साथ ही काउंटरफिट और घटिया हाई एंड लिकर भी बेच रहा है। मेरे पास पूरे एविडेंस हैं, प्रोक्योरमेंट फुटेज और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। मैं पहले ही आपके ब्यूरो की पब्लिक रिपोर्टिंग ईमेल पर भेज चुका हूँ। फोन रखने के बाद मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश आने वाली है। अगले दिन दोपहर वू शोंग ने जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई। एंट्रेंस पर बैनर लगाया, पूरे स्टोर में स्पेशल ऑफर, आपके सपोर्ट के लिए सच्चा धन्यवाद। शायद सामने वाले रेस्टोरेंट की वजह से आज सच में कुछ कस्टमर्स उसके रेस्टोरेंट में आ गए। कई टेबल्स भर गईं। कुछ डिस्काउंट के लालच में आए कस्टमर्स दूसरी मंजिल के बूथ्स में बैठ गए। तभी फूलों वाली शर्ट पहने एक आदमी चिल्लाया, भाई ये वाइन अजीब लग रही है, गला क्यों जला रही है? और क्रैब मीट पूरी तरह गल चुका है, इसमें सड़े होने की स्मेल आ रही है। वू शोंग घबरा कर बोला, जेंटलमैन ये बिल्कुल ओरिजिनल वाइन है, अभी अभी स्टॉक आई है। सी फूड भी आज सुबह ही आया है, शायद किचन में आज चिली कुछ ज्यादा पड़ गई होगी। ऐसा करते हैं, आप सबको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। सामने वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, डिस्काउंट तेरे बाप का, फेक वाइन और सड़ा हुआ सी फूड खिला रहा है, अभी लॉबी में तमाशा करता हूँ। वू शोंग डर के मारे घुटनों पर गिरने ही वाला था कि तभी कई यूनिफॉर्म पहने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अंदर आ गए। हमें रियल नेम से पब्लिक रिपोर्ट मिली है, इस एस्टेब्लिशमेंट पर गंभीर इलीगल ऑपरेशंस का शक है। टीम 1 सीन सिक्योर करो, टीम 2 किचन जाकर इंग्रेडिएंट्स चेक करो, टीम 3 वेयर हाउस में परचेज ऑर्डर्स वेरीफाई करो। ये सुनते ही वो शोंग के पैरों से ताकत निकल गई। वह सीधे मार्बल फ्लोर पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म हो गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑफिसर्स ने वेयर हाउस से 20 बॉक्सेस काउंटरफिट हाई एंड लिकर बरामद कर ली। किचन में रखा सड़ा हुआ डेड सी फूड भी सबके सामने पकड़ लिया गया। रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर्स तुरंत अपना पेट पकड़कर उल्टी जैसा महसूस करने लगे। ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है, समाज पर इसका प्रभाव अत्यंत नकारात्मक है। कानून के अनुसार इस एस्टेब्लिशमेंट को तुरंत सील किया जाता है, बिजनेस तत्काल सस्पेंड किया जाता है, 5 लाख युआन का फाइन लगाया जाता है और काउंटरफिट तथा घटिया प्रोडक्ट्स बेचने के गंभीर आरोपों के कारण लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलेगा। 2 बड़े क्रॉस सील्स उस आलीशान सी फूड रेस्टोरेंट के ग्लास डोर पर चिपका दिए गए। लेकिन वू शोंग का असली नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही उसे एनफोर्समेंट व्हीकल में बैठाया जाने वाला था, रोड के किनारे एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज वैन आकर रुकी। शार्प सूट पहने चेन जिंगहंग बाहर उतरे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मिस्टर वू शोंग, सही, मैं बावफू कमर्शियल रियल एस्टेट का लीगल डायरेक्टर हूँ। मैं आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से लीज एग्रीमेंट टर्मिनेशन नोटिस आधिकारिक रूप से सौंप रहा हूँ। वू शोंग चीख पड़ा, क्या क्या कर रहे हो? मैंने पूरे 1 साल का रेंट और डिपॉजिट पहले ही दे दिया है, फिर लीज कैसे कैंसिल कर सकते हो? चेन जिंगहांग ने कॉन्ट्रैक्ट खोलते हुए कहा, कृपया 3 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, अन्यथा हम लीगल एक्शन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर टेनेंट लीज ऑन पीरियड के दौरान इलीगल ऑपरेशंस के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट पाता है और इससे पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो लैंडलॉर्ड को बिना किसी शर्त के एक तरफा लीज टर्मिनेट करने का अधिकार है। 3 दिनों के अंदर अपना सारा सामान बाहर निकाल लीजिए, वरना हमें फोर्सफुली क्लियरेंस करने का अधिकार होगा। कोने में छिपकर तमाशा देख रही लियो रुयान ने जब देखा कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, तो वह आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कार कीज का एक सेट निकाला और सीधे जमीन पर फेंक दिया। वू शोंग, अब जब तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो, तो हमारा भी अब कोई रिश्ता नहीं रहा। ये लो, अपनी टूटी फूटी पोर्शे वापस रखो, आज से हमारा सब खत्म। सिर्फ एक ही दोपहर में उसकी रेस्टोरेंट खत्म हो गई, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। इलीगल ऑपरेशंस के आरोप में उसे तुरंत अनट्रस्टवर्दी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। जैसे ही बैंक को इसकी खबर मिली, उसने कोर्ट से कंपल्सरी प्रिजर्वेशन ऑर्डर हासिल कर लिया और उसकी मुश्किल से कुछ दिन चली पोर्श भी तुरंत जब्त कर ली। इतना ही नहीं, उसके माता पिता जिस घर में रहते थे वह भी सीज कर लिया गया। लॉटरी से मिले 40 लाख युआन और बैंक से लिया गया 30 लाख युआन का लोन, सब कुछ उसने उड़ा दिया था। ऊपर से अब भी बैंक का लगभग 20 लाख युआन बकाया था। जब वू शियोंग को एनफोर्समेंट व्हीकल में बैठाकर ले जाया जा रहा था, तो उसने सामने चमकती हुई शॉप्स और आते जाते लग्जरी कार्स को देखा। फिर उसने अपनी ओर देखा, सफेद टेप से पूरी तरह सील किया हुआ उसका प्रीमियर टॉप सी फूड पवेलियन। इस पल तक भी उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसने किस देवता को नाराज कर दिया था। आखिर कौन सा अमर इंसान उसे इतनी बेरहमी से कुचल सकता था। अर्बन विलेज, एक अंधेरी और सीलन भरी बेसमेंट में चारों तरफ फफूंदी की तेज बदबू और सस्ती इंस्टेंट नूडल्स की खटी गंध फैली हुई थी। मुझे पता है तुम अंदर ही हो। तुम्हारा 30 लाख युआन का लोन बहुत ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है। घर और कार ऑक्शन होने के बाद भी, डेप्रिसिएशन और लेट फीस काटने के बाद तुम्हारे ऊपर अभी भी 18 लाख युआन बाकी हैं। जल्दी पैसे वापस करो। वू शियोंग ने पुरानी पीली पड़ चुकी रजाई से अपना सिर कसकर ढक लिया और उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। सुप्रीम एक्सक्लूसिव सी फूड पवेलियन सील होने के बाद उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी, क्योंकि उसका नाम डिसऑनेस्ट पर्संस ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था। अब वह हाई स्पीड रेल तक में सफर नहीं कर सकता था और कोई फैक्ट्री भी उसे साधारण
साधारण काम देने को तैयार नहीं थी। ऊपर से आउटसोर्स डेट कलेक्शन एजेंसीज हर समय उसकी निगरानी कर रही थी। अब तो कूड़ा बीनने बाहर जाते समय भी उसे हर पल डर लगा रहता था कि कहीं कोई पहचान न ले। बाहर दरवाजा पीटने की आवाज करीब आधे घंटे तक चलती रही। आखिरकार गालियों के साथ वह आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। वू शियोंग ने राहत की लंबी सांस ली और कीचड़ की तरह बिस्तर पर ढह गया। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। 3 दिन पहले उसने अपनी आखिरी इंस्टेंट नूडल्स खाई थी। उसके बाद से लगातार 3 दिन तक सिर्फ नल का पानी पीकर जिंदा था। कांपते हाथों से उसने अपना स्पाइडर वेब जैसी टूटी स्क्रीन वाला फोन उठाया। वह ऑनलाइन कोई डे लेबर या ब्लैक मार्केट का काम ढूंढना चाहता था ताकि किसी तरह पेट भर सके। लेकिन ब्राउजर खोलते ही एक लोकल फाइनेंशियल न्यूज नोटिफिकेशन उसकी आंखों में चुभ गई। रिवेंज प्रॉपर्टीज ने फिर मचाया तहलका। रहस्यमय युवा चेयरमैन ने साउथर्न सिटी के नए लैंडमार्क को खरीदने के लिए 30 करोड़ युआन का इन्वेस्टमेंट किया। न्यूज के साथ लगी तस्वीर एक आसमान छूती स्काईस्केप की थी। वही थी बाओफू ग्रुप की हेडक्वार्टर्स। रिवेंज शब्द देखते ही वो शियोंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने हर जगह पता लगाया था। जिस लैंडलॉर्ड ने पूरी शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट खरीदकर उसकी रेस्टोरेंट के ठीक सामने रेस्टोरेंट खोली थी और उसे बर्बाद कर दिया था, वही इस बाओफू ग्रुप का चेयरमैन था। उसने सुना था कि यह रहस्यमयी अमीर आदमी बहुत युवा है, उसके हर जगह कनेक्शंस हैं और उसके पास असीम दौलत है। न्यूज में उस शानदार बिल्डिंग को देखते ही उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसे पता था कि अगर वह ऐसे ही छिपता रहा तो या तो बीमारी से मरेगा या भूख से। जिसने घंटी बांधी है वही उसे खोलेगा। अगर इतना बड़ा बॉस उसे उंगली के एक इशारे में कुचल सकता है तो अगर वही उस पर दया कर दे वह बच सकता है। यह सोचते ही उसे जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वू शियोंग 20 किलोमीटर पैदल चला और आखिरकार रिच फॉर्चून ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। भव्य बिल्डिंग के सामने कई हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर एंट्रेंस पर खड़े थे। रुको, क्या काम है? भाई, मैं आपके चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट है? चलो चलो यहाँ से निकलो। ये भिखारी कहाँ से आ गया? ये जगह तुम्हारे आने की नहीं है। हमारा कारपेट गंदा मत करो। वू शियोंग पूरी तरह टूट गया। अब उसे अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज बड़े बॉस, मुझे जीने का एक मौका दे दीजिए। मुझे पता है मुझसे गलती हुई। मुझे आपके सामने रेस्टोरेंट नहीं खोलनी चाहिए थी। मुझे फेक वाइन नहीं बेचनी चाहिए थी। प्लीज मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर आसपास गुजर रहे लोग रुककर देखने लगे। ये देखकर सिक्योरिटी कैप्टन का चेहरा काला पड़ गया। वह वॉक टॉक निकालने ही वाला था कि अचानक उसके ईयरपीस में एक शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज आई। उसे ऊपर भेज दो। थैंक यू बॉस। थैंक यू चेयरमैन। आपकी मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो शियोंग को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट प्राइवेट एलिवेटर में ले जाया गया। एलिवेटर का दरवाजा खुला। चुन जिंगहेंग ने अपने गोल्ड रिम ग्लासेस ठीक किए और मेन ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वो शियोंग ने घबराकर गहरी सांस ली और सावधानी से अंदर कदम रखा। ये लगभग 200 स्क्वायर मीटर का विशाल ऑफिस था। बाहर विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से पूरे शहर की चमक उसकी आंखों के सामने फैली हुई थी। चेयरमैन, मैं सच में अंधा था। आपकी टेरिटरी में आकर बदतमीजी की। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। बैंक रोज मेरे पीछे पड़ा है कि 20 लाख युआन लौटाओ। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। प्लीज मुझे जीने का एक मौका दे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मुझे पता है कमर्शियल स्ट्रीट आपकी है। बस एक शब्द कह दीजिए, बैंक मुझे कुछ साल की राहत दे देगा। प्लीज मुझे जीने का रास्ता दे दीजिए। वू शियोंग रोते हुए सबसे दयनीय अंदाज में जमीन पर झुक गया। उसे लगा कि अगर वह काफी दयनीय दिखेगा तो इतना बड़ा बॉस शायद उस पर थोड़ी दया कर देगा। लेकिन सामने बैठा बॉस बिल्कुल चुप रहा। पूरे 30 सेकंड बाद खामोश ऑफिस में एक शांत, ठंडी लेकिन उसकी रूह तक कंपा देने वाली आवाज गूंजी। ब्रदर शियोंग, ये हैंडमेड कारपेट बहुत महंगा है। तुम्हारे कपड़ों का कीचड़ शायद इस पर लग गया है। वह आवाज सुनते ही वो शियोंग पर जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी। उसी पल उसका खून जैसे जम गया। उसने झटके से सिर उठाया। असली लेदर वाली एग्जीक्यूटिव चेयर धीरे धीरे उसकी ओर घूमी। काफी समय हो गया यंग मास्टर वू। पोश पैनमेरा चलाने में मजा आया। कैसी लगी? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम तो वो इंसान हो जो सिर्फ 4 युआन के लिए मोल भाव करता था। तुम्हारी मंथली सैलरी सिर्फ 5000 युआन थी। तुम रिच फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन कैसे हो सकते हो? समझ गया, जरूर किसी अमीर औरत ने तुम्हें पाल रखा है। तुम सिर्फ एक फिगर हेड हो, एक पैरासाइट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठकर मुझे जज करने की? ईर्ष्या और टूटा हुआ अहंकार उसकी पूरी समझ छीन चुका था। वह तो यह भी भूल गया कि वह यहाँ भीख मांगने आया है। वह उठकर मेरी तरफ झपट पड़ा, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मेरे पीछे खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उसे दबोच लिया। मैंने जानबूझकर ड्रॉर से एक डॉक्यूमेंट निकाला जो बहुत पहले से तैयार रखा गया था। यह प्रोविंशियल वेलफेयर लॉटरी सेंटर द्वारा जारी हाईएस्ट लेवल वीआईपी प्राइज रिडेम्पशन रिसीप्ट थी। उस पर चमकदार लाल ऑफिशियल सील लगी हुई थी। मैंने उस पेपर को पकड़कर धीरे से उसके सामने टेबल पर रख दिया, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर। इस पर लिखा नाम और नंबर अच्छी तरह देखो, तुम्हें बताना भूल गया। लॉटरी ड्रॉ वाली रात जब तुम सामने टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, मैंने तुम्हारे उन्हीं नंबरों से बिल्कुल वैसी ही 50 लॉटरी टिकट्स और खरीद ली थी। सिर्फ 50 लाख युआन के लिए तुम पागल कुत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। और जिस वक्त तुम सिर्फ 4 युआन से मेरी बेइज्जती कर रहे थे, उसी वक्त मेरी जेब में 25 करोड़ युआन थे। ना नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम मुझसे
झूठ बोल रहे हो। उसी पल वो शियोंग को आखिर सब समझ आ गया। उसे समझ आया कि लॉटरी शॉप में मैंने कोई झगड़ा क्यों नहीं किया। उसे समझ आया कि बाओफू रियल एस्टेट ने ठीक उसकी कमर्शियल स्ट्रीट क्यों खरीदी। उसे समझ आया कि उस टॉप रेस्टोरेंट ने 20% डिस्काउंट देकर उसे क्यों पूरी तरह खत्म कर दिया। असल में जिस पल उसने 4 युआन का सिक्का मेरे पैरों में फेंक कर पूरे 50 लाख अकेले हड़पने की कोशिश की थी, उसी पल उसने अपने लिए हमेशा के लिए कब्र खुद खोद ली थी। अगर वह लालची न होता, अगर उसने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता, भले ही वह सिर्फ 25 लाख युआन लेता, हमारी 3 साल की दोस्ती के लिए जब मेरे हाथ में 20 करोड़ युआन थे, अगर मैं उसे थोड़ा सा भी रिसोर्सेज दे देता तो वह सच में अपनी पूरी जिंदगी के लिए क्लास डिवाइड पार कर सकता था। लेकिन उसने खुद ही दौलत के देवता को मौत का देवता बना दिया और खुद को नरक भेज दिया। बेहद पछतावे और आसमान से जमीन पर गिर चुकी हैसियत ने उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया। वह पूरी तरह पागल हो गया। मिस्टर हु, मैं गलत था। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सारी गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से हुआ। हम 3 साल तक साथ किराए के घर में रहे। क्या आप सिर्फ एक बार मुझे माफ नहीं कर सकते? आपके पास 20 करोड़ युआन है। 20 लाख युआन तो आपके लिए एक बाल के बराबर भी नहीं है। प्लीज मेरा लोन चुका दीजिए। अगर पहले पता होता कि आज ऐसा होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तुम जियो या मरो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ बेसिक बिजनेस रूल्स के अनुसार किया। रेस्टोरेंट खोलने का फैसला तुमने खुद किया, लोन लेने का फैसला भी तुमने खुद किया, फेक लिकर बेचने का फैसला भी तुमने खुद किया। शुरू से आखिर तक मैंने एक भी इलीगल काम नहीं किया। इसलिए आज तुम जिस हालत में हो उसके पूरी तरह जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम ऐसे कैसे देख सकते हो और मेरी मदद नहीं कर सकते? हम बचपन के दोस्त हैं। तुम इतने अमीर हो, एक भाई की मदद भी नहीं कर सकते। अगर मुझे सही याद है, नीचे डेट कलेक्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें अपना काम करने दो। आखिर हम एक लेजिटिमेट एंटरप्राइज हैं। मुझे छोड़ दो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हुलांग, तुम शैतान हो। एक दिन तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उठकर विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चला गया। बाहर 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश न जाने कब रुक चुकी थी। नीचे प्लाजा में एक छोटी सी काली परछाई जो चींटी जैसी दिख रही थी, कई हट्टे कट्टे आदमियों द्वारा जबरदस्ती एक जर्जर वैन में धकेली जा रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वह ट्रैफिक में हमेशा के लिए गायब हो गई। यहाँ न कोई जबरदस्त गन फाइट हुई, न कोई खून खराबे वाला बदला, सिर्फ बिजनेस वॉरफेयर की ठंडी सच्चाई और कॉन्ट्रैक्ट स्प्रिट के तहत होने वाला एब्सोल्यूट डोमिनेंस। मैं मुड़ा तो चुन झिंगहेंग रिस्पेक्ट से दरवाजे पर खड़ा था। मिस्टर हु, नॉर्थ सिटी हाईटेक जोन वाले 5 अरब युआन के मर्जर एंड एक्विजिशन केस के लिए दूसरी पार्टी के चेयरमैन पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ गया। मैंने अपने सूट के कफ्स ठीक किए। इस दुनिया में असली रूल्स यही हैं, पावर और मनी की कोई लिमिट नहीं होती।